भारतीय जनता पार्टी चाहती है धर्म धर्म से लड़े, जाति जाति से लड़े। कथा नहीं सुना सकता, मुंडन कर दिया जाता है, नाक रगड़वाया जाता है, यही बीजेपी का देन है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का मूड मीटर और सबसे पहले ये कवर स्टोरी, कथावाचक बदसलूकी कांड। इसको पीडीए की राजनीति का नया हथियार बनाने में कुछ पार्टियां लग गईं। अखिलेश यादव इसको पीडीए के हथियार के तौर पर चमकाना चाहते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें जिस सियासी दांव की तलाश थी, वो पिछले 4 साल से बेचैनी से उसे तलाश रहे थे। और ये गजब संयोग है कि उन्हें अपने ही गृह जनपद इटावा में वो तलाश उनकी पूरी हो गई। अखिलेश और उनकी पार्टी इस विवाद को यादव वर्सेस ब्राह्मण बनाकर समाजवादी खांचे में फिट करने में जुट गए। कथावाचक बदसलूकी विवाद में सीधा आरोप यह है कि पीड़ित कथावाचकों ने खुद को ब्राह्मण बताकर भागवत कथा का ठेका लिया, सबूत के तौर पर फर्जी आधार कार्ड और विजिटिंग कार्ड दिए। और जब राज खुला कि उनके साथ बदसलूकी की गई, जब ये राज खुला कि वो ब्राह्मण नहीं है, तो उनके साथ बदसलूकी हुई और बदसलूकी के चारों आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। आज फर्जी आधार बनवाने के मामले में कथावाचकों पर इटावा के दांदरपुर थाने में केस दर्ज हुआ, तो यादव संगठन ने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए थाने के घेराव का ऐलान किया। बड़ी तादाद में लड़के बाइक पर हुजूम बनाकर दांदरपुर गांव पहुंचे, ब्राह्मण समाज का विरोध जताया, जय अखिलेश के नारे लगाते हुए सड़क पर बवाल काटा, नारेबाजी की, दांदरपुर गांव का रास्ता घेरा, गांव जाने वालों को दबंगई दिखाकर रोका, उनकी जातियां पूछी और जब पुलिस ने अनायसा करने से रोकने की कोशिश की तो पुलिस से उलझ गए। पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया गया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गईं। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए फिर पुलिस को हवाई फायर करना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए दांदरपुर गांव को पुलिस छावनी में बदलना पड़ा। और इधर जब हंगामा चल रहा था, अखिलेश लखनऊ में बैठकर कथावाचक कांड को तूल देने में लगे हुए थे। पीडीए की राजनीति के नाम पर यादव बनाम ब्राह्मण का माहौल बनाया जा रहा था और आरोप लगाया जा रहा था कि जो कुछ भी हुआ उसे योगी सरकार की शह मिली हुई। मनोबल वहीं से बढ़ता है, सरकार से बढ़ाया जाता है। जो मनोबल है वो सरकार से ही बढ़ाया जाता है। इसीलिए समय समय पर हम लोग सुनते हैं और अखबारों में पढ़ने को मिलता है, पार्टी के संगठन के माध्यम से जानकारी होती है कि कितना अन्याय जमीन पर हो रहा है। देश का मूड मीटर जब इस खबर को आपको दिखा रहा है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीडीए की राजनीति के लिए अखिलेश यूपी को जातीय संघर्ष की आग में झोंक देना चाहते हैं? दांदरपुर कथावाचक कांड को लेकर जिस तरह हंगामे की बिसात बिछाई जा रही है, उसे लेकर चंद घंटे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े पुलिस ऑफिसर्स को ताकीद की थी, सीधा आदेश दिया था। कहा था कि यूपी में जातीय संघर्ष फैलाने का षड्यंत्र हो रहा है, पुलिस इससे सख्ती से निपटे, अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करे, उन्हें बेनकाब किया जाए। योगी ने अपने बयान में इटावा के साथ साथ कन्नौज का भी जिक्र किया, जहां से अखिलेश सांसद रह चुके हैं। वहां यादव बनाम ब्राह्मण का माहौल बनाने की कोशिश पहले ही हो चुकी। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें भी वायरल हैं। इस वीडियो को देखिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सुनिए कि कैसे ब्राह्मणों को लेकर नफरत फैलाई जा रही है। वीडियो जानबूझकर बनाया गया, इसमें ब्राह्मणों को गालियां दी गई, यादव वर्सेस ब्राह्मण का माहौल बनाया गया। और इस वीडियो को बनाने वाला शख्स कन्नौज का सपा नेता है। अखिलेश क्या इसे जायज ठहराएंगे? इस वीडियो के वायरल होने के बावजूद अखिलेश की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। क्या इसलिए नहीं कहा गया कि इसमें वीडियो में पीड़ित व्यक्ति ब्राह्मण बताया जा रहा है और उसे परेशान करने वाला शख्स सपा का नेता है? ऐसे वीडियो क्या पीडीए की 2027 की चुनावी राजनीति को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं? इस वीडियो से समाजवादी पार्टी का कितना काम बना, ये तो वीडियो बनाने वाले नेताजी जाने। लेकिन दांदरपुर कथावाचक कांड को सुलगाकर यादव बनाम ब्राह्मण का माहौल बनाना ज्यादा आसान रहा। आज दांदरपुर में अहीर रेजिमेंट यादव महासभा ने जिस अंदाज में बवाल काटा,
यादव वर्सेस ब्राह्मण का माहौल बनाने की कोशिश की। उसमें समाजवादी पार्टी की इसी चुनावी रणनीति की झलक दिख रही है। इसे फुल सियासी एंगल देने के लिए यूपी विधानसभा के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन की धमकी दी गई। पूरा प्रदेश से, देश से यादव समाज यहाँ पर इकट्ठा होगा और सरकार के खिलाफ फिर एक मोर्चा खोलेगा पूरा यादव समाज, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं लगातार होती आ रही हैं और इस घटना ने तो बिल्कुल आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि लगातार यादवों के जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, जिस तरीके से उनको जेल में डाला जा रहा है। यादव मंच के कार्यकर्ता अगर न्याय नहीं मिला तो यहाँ विधानसभा के सामने यादव मंच के कार्यकर्ता अपना सर मुड़वाएंगे। ये मैसेज देंगे पूरी सरकार को कि किस तरीके से यादव समाज के साथ अन्याय हो रहा है। इटावा के आसपास कैसा माहौल बन रहा है वो ये तस्वीर बता रही है। यहां बिजली के खंभों पर लिखा जा रहा है कि इस गांव में ब्राह्मणों का पूजा पाठ के लिए आना मना है। देख लीजिए, इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा पाठ कराना सख्त मना है। इटावा में कथावाचक कांड को अखिलेश ने मुद्दा बनाया, तूल दिया। इसके बाद वहां यादव महासभा बुलाई गई, जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब आप सोचिए, लोगों के भीतर सामाजिक सौहार्द होना चाहिए या इस तरह का वैमनस्य होना चाहिए? अगर वैमनस्य होगा तो समाज क्या स्थिर होगा? इस तरह के वैमनस्य को पैदा करके फायदा किसको? क्या समाज में इस तरह का डिवाइड करके वोट की फसल काटने के सपने देखे जा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो वो कौन है जो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है और क्या उसके इस मोटिव को ठीक माना जाएगा? ये देखिए, इस गांव में ब्राह्मणों का पूजा पाठ कराना मना है क्योंकि किसी व्यक्ति ने अपने आप को ब्राह्मण बताया, वहां जाकर खुद को ब्राह्मण के तौर पर पेश करके कथा कराने की कोशिश की। साथ में वो परिवार जो कथा सुनने के लिए वहां पर मौजूद थे, उनके साथ, उनके घर के सदस्यों के साथ छेड़खानी की। ये तमाम बातें मिला जुला कर जब सामने आई तो उनके साथ जाहिर है लोग नाराज हुए और उस तरह का उनका रवैया रहा। इस बात को जातीय मुद्दा बनाकर कि क्योंकि वो यादव थे और यादव का ही आधार कार्ड लेकर गए होते, शुरू से अपनी पहचान यादव के तौर पर सामने रखी गई होती, उसके बाद अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता तो यह कहा जा सकता था कि देखिए, जातीय पहचान को सामने रखकर और यादवों के साथ लोग वैमनस्य रख रहे हैं, ब्राह्मण इनके साथ वैमनस्य रख रहे हैं। अगर ऐसा छिपाया गया, अपनी जाति छिपाई गई, मैं यादव हूं और मैं अगर यादव होने को छिपा रहा हूं, कोई और पहचान बताकर कहीं जा रहा हूं, साथ में वहां यजमान जो है उनके साथ, उनके घर के सदस्यों के साथ अगर मैं छेड़खानी कर रहा हूं और उसमें मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं हूं या वो लोग हैं? लेकिन यहां पर देखिए, क्योंकि राजनीति को यह सूट करता है कि तुरंत यह देखा जाए कि सरनेम क्या है। इस तरह यह केवल यादव वाले मामले में नहीं है। जिन लोगों को इसी तरीके से अल्पसंख्यक राजनीति सूट करती है वोटों के हिसाब से, वो तुरंत ये देखते हैं कि यहां पर जराइम करने वाला, क्राइम करने वाला व्यक्ति कौन है, और अगर उसका सरनेम उनके हिसाब से फिट बैठता है तो तुरंत उसको तूल दे दिया जाता है कि देखिए, ये माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार की बातें। ये है वोट की राजनीति। इस सब के बीच इटावा के यादव कथावाचक के साथ मारपीट के मामले में आरोपी पक्ष ने एक नया खुलासा किया। भागवत कथा का आयोजन कराने वाले जयप्रकाश तिवारी की पत्नी रेणु तिवारी ने नवभारत संवाददाता से बातचीत की और बताया कि कथावाचक मुकुटमणि कैसे शक के घेरे में आया। रेणु तिवारी के मुताबिक भागवत कथा की कलश यात्रा निकालने के समय और भोजन करने के दौरान कथावाचक मुकुटमणि की हरकतें छेड़खानी वाली थी। देखिए क्या कहा कि हम आप 7 दिन तक हमको हमारा यहाँ आप सम्मान करो और हमें अपने हाथों से भोजन कराओ। नहीं, हाथों से बना हुआ अलग होता है, हाथों से भोजन अपने हाथ से खिलाओ, ये कहा दोनों ने। फिर आपने क्या कहा? ये इनकी बदतमीजी पसंद नहीं आई। फिर अपने पति से बोला कि ये गलत है आदमी, इनकी छानबीन करो। फिर इनको बोला तो वो घबरा गया, फिर तब माफी मांगने लगा, पैरों से पड़ा। अच्छा। हाँ, तो तभी तो उसके आधार कार्ड गिरे, उसकी जेब खुली थी ना। अब कहीं अखिलेश यादव इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये सब हुआ, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। कहीं उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर वहां पर ये जो काम किए ये उन्हें नहीं करने चाहिए थे। घर की स्त्रियों से वो कह रहे हैं भोजन पकाओ की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भोजन खिलाओ अपने हाथ से। फिर घर की स्त्रियों में इसको लेकर फिर असहज हो गई वो और उन्होंने घर के मुखिया से शिकायत की। इस विवाद में ब्राह्मण सभा ने इसे मुद्दा बनाया हुआ है। ब्राह्मण सभा की तरफ से कहा गया कि यादव कथावाचक कई हैं, उन्हें ब्राह्मण समाज में भी सम्मान प्राप्त है,
कथावाचकों ने जिस तरह अपनी जाति छिपाई और फिर इस तरह की हरकतें की, उससे स्थानीय स्तर पर गुस्सा भड़का। और ये बात जो वो कह रहे हैं, कम से कम ये घटना देखते हुए एकदम जायज लग रही है। इस मामले में यूपी में सियासत तो तूल पकड़ ही रही है, बिहार तक इसका असर दिख रहा है। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कथावाचक कांड पर सियासत को और गरमाने वाला बयान दे दिया। तेजस्वी ने सीधे सीधे बिहार चुनाव से इस विवाद को जोड़ दिया। उनको लगा कि सियासत में अभी इस मुद्दे की हांडी चढ़ी हुई है, उनको भी अपनी सियासत वाली एक लकड़ी लगा देनी चाहिए, आग लगा। कहा जा रहा है कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनी तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी दे जाएंगी। अगर पिछड़ा अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है, नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। तो तेजस्वी भी नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने कैसे अपनी पहचान छिपाई और कैसे घर की महिलाओं के साथ छेड़खानी की कोशिश की, इसका जिक्र तक नहीं हो रहा है। सरनेम को, टाइटल को आगे किया जा रहा है। यह भी नहीं कहा जा रहा है कि सरनेम बाद में खोद कर निकाला गया है। पहले तो रखा गया था कि ब्राह्मण है ये, और पहचान छिपाई गई। छिपाने से लोगों को दिक्कत है। बिहार में 2026 में विधानसभा चुनाव है, यूपी में 2027 में। ये चुनाव तेजस्वी और अखिलेश दोनों की अग्नि परीक्षा है। एनडीए के खिलाफ दोनों को बड़े मुद्दे मिल नहीं रहे हैं, और ऐसे में दोनों को यह स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जातिगत लेवल पर वोट बैंक अगर बटा नहीं तो उनकी चुनावी राजनीति को बड़ा झटका लग जाएगा। क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों का उदय ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाला उदय है, और ऐसे में अगर इनकी आइडेंटिटी जिससे जुड़ी हुई है वो छिन गया, या उस मुद्दे को वो भड़का नहीं पाए, अपने वोट बैंक को एकजुट नहीं कर पाए, तो अस्तित्व का सवाल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कथावाचक कांड के जरिए दोनों चुनावी राजनीति साध पाएंगे? ब्राह्मण दोनों पार्टियों का वोट बैंक नहीं रहा है, लेकिन मोदी मैजिक के असर में पिछड़ा वोट बैंक का एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ जुड़ चुका है। कई चुनावी नतीजों में इसकी झलक साफ दिखाई दे चुकी है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने तो इस मामले में हो रही सियासत पर अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया। जितेंद्रानंद सरस्वती ने क्या कहा है, सुन लीजिए। इस कथा के प्रकरण में भी समाजवादी पार्टी का अचानक से सक्रिय हो जाना और कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसरों के द्वारा लगातार ट्वीट करना यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके यूपी में आग लगाने की इनकी तैयारी है। एक यादव जी और एक जाटव, इनको अपना नाम छुपाने की क्या जरूरत थी? क्या इस देश में और हिंदू समाज ने गैर ब्राह्मण कथावाचकों को स्वीकार नहीं किया? बड़े से बड़े संत, रैदास से लेकर के कबीरदास तक, वाल्मीकि से लेकर के वेद व्यास तक, सभी गैर ब्राह्मण थे और सबको स्वीकार किया है। तो आप देख रहे हैं, मसला कुछ और है, लेकिन उसे ट्विस्ट करके अपने मुद्दे, सियासी मुद्दे के तौर पर ढालने की कोशिश हो रही है। क्या देश के वोटर को, उसकी बुद्धि को इतने हल्के में लिया जा रहा है? देश का मूड मीटर, अब अगली स्टोरी का वक्त, और यह बताने का कि किस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से पाकिस्तान की जबरदस्त वाली धुलाई हुई है, और क्यों इस बार उसे अक्सर बचाने वाला चीन भी कुछ कर नहीं पाया, बस देखता रह गया। बहुत ध्यान से देखिए इस खबर को, क्योंकि दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान और उसकी करतूतों पर लगातार पर्दा डालने वाले चीन, इन दोनों को भारत ने इस बार ऐसा तगड़ा धोया है कि आप ये खबर देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। दोनों को भारत ने जबरदस्त डोज दी। दर्द से छटपटा तो रहे हैं दोनों, लेकिन ठीक से रो भी नहीं पा रहे हैं। इलाज भी ऐसा हुआ है कि अकेले में नहीं हुआ, दुनिया के सामने हुआ है। इसलिए दोबारा शातिर चाल चलने से पहले चीन और पाकिस्तान दोनों अब की बार कई बार सोचेंगे। भारत ने चीन और पाकिस्तान का कैसे और कहां जरूरी वाला ट्रीटमेंट किया है, बड़ा ध्यान से देखिए। ये इस वीडियो में आपको मैं इसकी एक झलक दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दस्तावेज पढ़ते आपको दिखाई दे रहे हैं। एक हाथ में उन्होंने कलम पकड़ रखी है ताकि कागज को पढ़कर वो बाद में साइन कर सकें इस पर। लेकिन दस्तावेज को पढ़ने के बाद राजनाथ सिंह ने तय किया
कि वो दस्तखत तो नहीं करेंगे। अब चाहे इस कागज का मेंबर कंट्रीज को जो करना है करें, लेकिन ये जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन के नाम पर बनाया गया था, संयुक्त घोषणा पत्र की जितने लोग एससीओ में इकट्ठे हुए हैं रक्षा मंत्री, वो अपनी तरफ से एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। जब इसमें सीमा पार आतंकवाद वाला जिक्र नहीं देखा देश के रक्षा मंत्री ने, तो उन्होंने कहा रहने दो, फिर ये हमारे काम का नहीं है। यानी भारत इस दस्तावेज पर सिग्नेचर नहीं करेगा, यह उन्होंने ठाना, क्योंकि भारत इस ड्राफ्ट में लिखी हुई बातों से सहमत नहीं था। यह एक ऐसी घटना है जो कूटनीति के इतिहास में लंबे वक्त तक याद रखी जाएगी। अब पूरी कहानी आपको बता देता हूं। राजनाथ सिंह का यह वीडियो चीन के किंगदाओ शहर का है, जहां शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ देश के रक्षा मंत्रियों की बैठक चल रही थी। आपको याद होगा, इसी में अभी अजीत डोभाल साहब पहुंचे थे, जहां एनएसए लेवल की मीटिंग चल रही थी और वहां उन्होंने पाकिस्तान के एनएसए को भरी सभा में सुनाया था। अब रक्षा मंत्री वहां पहुंचे, उन्होंने जो रही सही कसर है वो भी पूरी कर दी। एससीओ की बैठक पूरी होने के बाद साझा दस्तावेज, जिसको ज्वाइंट डिक्लेरेशन कहते हैं, कि मतलब सारे देशों ने मिलकर पहले एक मंत्रणा की, उसके बाद एक दस्तावेज तैयार हुआ जिसमें सारे लोग सिग्नेचर करते हैं और फिर वो जारी किया जाता है। इसको ज्वाइंट स्टेटमेंट कहा जाता है। बारी बारी से ज्वाइंट स्टेटमेंट के इस ड्राफ्ट को सभी देशों के रक्षा मंत्रियों के समक्ष रखा जाता है, वो पढ़ते हैं और दस्तखत करते हैं। सभी देशों के रक्षा मंत्री जब सिग्नेचर कर देते हैं तभी इसको ज्वाइंट स्टेटमेंट के तौर पर पेश किया जाता है। तो जब यह ड्राफ्ट हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने आए तो उन्होंने इसे पूरा पढ़ा, एक बार नहीं दो बार, लेकिन पढ़ने के बाद उनका माथा भन्ना गया, क्योंकि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र ही नहीं किया गया था। इतनी बड़ी आतंकी वारदात के खिलाफ ड्राफ्ट में 2 शब्द भी नहीं लिखे गए थे, उल्टे इसमें बलूचिस्तान में आतंकी हमलों को लेकर जिक्र था। स्पष्ट तौर पर यह पाकिस्तान और उसके हमदर्द चीन की एक शातिर चाल थी, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले का नाम आता तो पाकिस्तान की कलाई खुलती। इसलिए ड्राफ्ट पढ़ने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तय किया कि चाहे जो हो जाए इस पर तो वो दस्तखत नहीं करेंगे, यानी भारत ने सिग्नेचर नहीं किए। इसीलिए एससीओ को यह ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी ही नहीं किया जा सका, क्योंकि यह तभी जारी हो सकता है जब इस पर सभी देशों की रजामंदी होती, सभी देश इसमें सिग्नेचर करते। यहां तो भारत ने एकदम क्लियर मैसेज दे दिया कि वो आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान और चीन के डबल स्टैंडर्ड वाली नीति को मंजूर नहीं करेगा। किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी मंच पर उनका यह घटिया एजेंडा आगे नहीं बढ़ने देगा, चाहे वो जमीन चीन की ही क्यों ना हो। भारत ऐसी साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देगा। भारत का यह सख्त स्टैंड पाकिस्तान और चीन को करंट जैसा लगा होगा। दोनों साझेदार एक बार फिर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, और वैसे चीन और पाकिस्तान को चेत जाना चाहिए था पहले ही, और ऐसी घटिया कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि राजनाथ सिंह ने एससीओ बैठक के दौरान अपनी स्पीच में ही बगैर किसी लाग लपेट के पाकिस्तान और चीन को घेरा था। अब ये जो रक्षा मंत्री को आप पेन रख देते या झटकते हुए देख रहे हैं ना, इससे समझिए उस वक्त वो कितने अपसेट थे, और इसके पहले उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी जब वहां ये पहुंचे। सुनिए उस वक्त क्या कहा था। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. आतंकवाद को लेकर दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, बहुत स्पष्ट कहा रक्षा मंत्री ने। देख लीजिए, भारत ने एक तरीके से साफ साफ शब्दों में समझाया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान को बात समझ में नहीं आई। उन्होंने ड्राफ्ट में चाल चल दी, पहलगाम का जिक्र नहीं किया, बलूचिस्तान उसमें ऐड किया, लेकिन कहते हैं ना कि नियत सही ना हो तो कोई कदम सही नहीं पड़ता। उन्होंने ड्राफ्ट में पहलगाम आतंकी हमले का नाम नहीं लिया, उस पर चुप्पी हो गई, क्योंकि नाम लेते तो चीन की धरती पर पाकिस्तान की साजिश की सारी कहानी निकलकर सामने आ जाती, चीन भी उसमें मुलव्विस पाया जाता। और दूसरी तरफ भारत को टारगेट करने की नीयत से इन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया, ताकि बलूचिस्तान में हर तरह की हिंसा का आरोप भारत के मत्थे मढ़ा जा सके। निश्चित तौर पर चीन को यह पट्टी भी पाकिस्तान ने ही पढ़ाई होगी कि ऐसा कर दिया जाए कि बलूचिस्तान का जिक्र किया जाए, वहां हिंसा और बाकी समस्याओं के लिए भारत को जिम्मेदार कर दिया जाए। लेकिन बलूचिस्तान का जिक्र करके उन्होंने असल में अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि आज बलूचिस्तान में जितनी समस्याएं हैं उस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो यही दोनों, पाकिस्तान और चीन है। वहां के नेचुरल रिसोर्सेस को लूटकर बलूचिस्तान के लोगों को तरसाने वाले लोग चीन और पाकिस्तान।
बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों की लूट पाकिस्तान की सेना कर रही, चीनी कंपनियां कर रही। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे सीपेक कहा जाता है, उस कॉरिडोर को बनाने के नाम पर बलूचों से उनका घर-बार तक छीन लिया जा रहा है। ग्वादर बंदरगाह और खनन परियोजनाओं में लगकर चीन बलूचिस्तान को लूट रहा है जैसे उसके देश का हिस्सा ना हो। ऊपर से पाकिस्तानी सेना बलूचों का अपहरण करके उन्हें जबरन गायब करके सताती है। हजारों बलूच लापता हैं। बलूचों की संस्कृति और पहचान को पाकिस्तान दबा रहा है। बलोच आजादी मांगते हैं तो पाकिस्तानी सेना उसे बंदूक के दम पर कुचलती है, सप्रेस करती है। यानी बलूचिस्तान के भीतर आतंक का कोई चेहरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। आपने सुना है ना, वो ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, बलूचिस्तान के लोग कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? इसीलिए यही पाकिस्तान और उसका आका चीन ड्राफ्ट में बलूचिस्तान का जिक्र करके सोचते हैं कि भारत को बदनाम कर लेंगे, लेकिन उनके इस घटिया एजेंडे को खुद बलोच लोग ही खारिज कर रहे हैं। बलूचिस्तान के बड़े नेताओं में से एक मीर यार बलोच ने एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर दस्तखत न करने के लिए भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बलूचों की आजादी की लड़ाई को पाकिस्तान और चीन ने आतंकवाद कहकर बदनाम करने की कोशिश की है और भारत ने इस पर सिग्नेचर न करके बलूचों की हक और उनकी आवाज को बुलंद करने का काम किया है। साफ है कि चीन और पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला दांव उन्हीं पर भारी पड़ गया। जैसे आज राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को जितना सुनाया, उसके बाद कोई भी इज्जत पसंद देश ऐसी हरकत करता नहीं। एससीओ की बैठक में ऐसा मौका आया जब राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ एक ही छत के नीचे थे, लेकिन ख्वाजा से मिलना तो छोड़िए, राजनाथ सिंह ने ख्वाजा की तरफ देखा तक नहीं। ऊपर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इतना भर भर कर सुनाया कि उसके बाद ख्वाजा आसिफ घबराए घबराए घूमते नजर आए। राजनाथ सिंह ने क्लियर कट बोला कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को सजा दी थी और जरूरत पड़ी तो हम फिर से ऐसा करेंगे। India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. ड्राफ्ट में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं करके चीन और पाकिस्तान ने एक तरीके से भारत के आतंक के खिलाफ लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर को नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन भारत ने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बस थमा है। और पाकिस्तान ने फिर से आतंकी हरकत की तो एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर मानकर ऐसा तगड़ा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान नक्शे पर नजर नहीं आएगा। देश का मूड मीटर में अब आपको लिए चलता हूं अगली स्टोरी की तरफ और यह बताता हूं कि अभी आज आप जब 26 तारीख जून में हैं, बाढ़ और बारिश ने देश का क्या हाल किया हुआ है और जुलाई को लेकर कितने बड़े अंदेशे हैं। हिंदुस्तान में मौसम का आफत काल लागू हो चुका है। आफत काल, हाहाकारी लहरें सब कुछ तबाह करने पर आमादा हैं। गुजरात से लेकर केरल तक मानसून की मार से हाहाकार है, लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालत पहाड़ी राज्यों में है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मानो त्रासदी आ गई। सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें दिखाता हूं, जहां 24 घंटों में 5 जगह बादल फटे हैं और 9 जगहों पर फ्लैश फ्लड आया है। आप धर्मशाला, कुल्लू मनाली और मंडी की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। यहां देखिए क्या स्थिति है। धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, मंडी। यहां धर्मशाला और कुल्लू में बादल मौत बनकर बरसे। मनाली में भी पानी ने अपनी मनमानी दिखाई और मंडी में कभी भी हालात हाथ से बाहर जा सकते हैं। बादल फटने और फ्लैश फ्लड में हिमाचल प्रदेश के अंदर की ही बात कर लीजिए, 6 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और कई लोग लापता हैं। सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचा है। 15 से ज्यादा घर अब तक पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। बादल फटने से 2 नेशनल हाईवे और 2 पावर प्रोजेक्ट्स को भी खासा नुकसान हुआ है। धर्मशाला में तो तबाही का मंजर बहुत डरावना था। अचानक आए सैलाब में प्रियदर्शनी हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। इस सैलाबी प्रहार में हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे कई मजदूर बह गए, जिनमें से 6 मजदूरों के शव अब तक बरामद किए गए हैं, जबकि 2 लापता बताए जा रहे हैं। एक मजदूर जो जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग गया था, वो वापस लौट आया है।
बादल फटा तो उसके बाद अचानक आए उफान के कारण नाला पुल के ऊपर से बहने लगा। पानी के जोरदार प्रहार से सड़क का एक हिस्सा ही गायब हो गया, बह गया। जहां कभी सड़क थी अब वहां बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। पानी का वेग इतना प्रचंड था कि बड़े बड़े क्रेन और टैंकर भी इसके सामने टिकते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। धर्मशाला में जहां तबाही आई वहां के हालात मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देख लीजिए। बड़ी बड़ी जगहों को ध्वस्त करने वाली जो मशीनें आपको दिखाई देती हैं, वो मशीन खुद पानी के इस प्रवाह के सामने बेबस नजर आ रही। हम धर्मशाला के खनियारा में प्रियदर्शनी हाइडल प्रोजेक्ट के पास खड़े हैं और जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, दरअसल ये कभी एक सड़क हुआ करती थी, लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो अब सड़क का नामो निशान नहीं बचा है। आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि इसके किनारे जो व्हीकल खड़े थे वो यहां अभी भी फंसे हुए हैं, जो बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मनूनी खड्ड है, इसमें जो सैलाब आया था उसने किस तरह यहाँ पर भयंकर तबाही मचाई है। देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक वाटर टैंकर है जो इस वक्त आप देख सकते हैं धंस गया है। ये दरअसल सड़क पर ही खड़ा था, सड़क पर पार्क था, लेकिन इतनी तेज पानी का जो बहाव है वो आया यहाँ पर, जो अपने साथ मलबा, पत्थर और बड़े बड़े पेड़ अपने साथ लेकर आया, उसने इस सड़क को तबाह कर दिया। ये यहाँ पर आकर अब फंस गई। आप देखिए, अगला जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से पत्थर और मलबे के नीचे दबा हुआ है। ये दरअसल सड़क है जहां पर ये धसी हुई नजर आ रही है आपको ये क्रेन। ये दरअसल कभी सड़क हुआ करती थी, लेकिन अब सड़क के नाम पर सिर्फ बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर हैं और यहाँ पर ये क्रेन फंसी हुई नजर आ रही है। बादल फटने की वजह से जो जल स्तर बढ़ा है उसने कई पावर प्रोजेक्ट्स को भी अपनी चपेट में लिया। इस वक्त हम मनूनी खड्ड में खड़े हैं और यहाँ पर एक ये पावर प्रोजेक्ट है, वो आप देख सकते हैं कितना बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। पीछे से जो बड़े बड़े बोल्डर्स आए हैं, पत्थर आए हैं, बड़े बड़े जो पेड़ आए हैं, तो उनके टुकड़े आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वहां पर आकर रुके हैं और उसकी वजह से काफी नुकसान इस पावर प्रोजेक्ट को नजर आ रहा है। आप देख, धर्मशाला के बाद कुल्लू में क्लाउड बर्स्ट के बाद जिस तरह कहर मचा, उसकी तस्वीरें अब आपको दिखा रहा हूं। वीडियो में आप स्पष्ट देख पाएंगे पानी का बहुत तेज बहाव, करंट बहुत तेज, गाड़ियां इसमें आपको तिनके की तरह बहती नजर आएंगी। अचानक आए सैलाब के सामने जो आया, उफनती लहरों ने उसे लील लिया। न सड़क बची, न कोई गाड़ी और न इस नदी के किनारे बनाए गए घर। पानी के प्रहार ने सैंज घाटी के पावर प्रोजेक्ट को भी पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इस सैलाब में 2 लोगों की जान चली गई, 2 लोग लापता हैं। कुल्लू की तस्वीरें आगाह कर रही हैं कि यहाँ आए सैलानी एहतियात बरतें, अपनी सुरक्षा का खासतौर से ध्यान रखें। आपको बता दूं कि हिमाचल में इस बादल फाड़ तबाही के बीच 2000 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे हुए हैं। मानसून का दौर तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। मौसम विभाग की माने तो कुल्लू में अभी बारिश और तबाही मचाएगी। 27-28 जून को फिर से भारी बारिश का अलर्ट है। अब कुल्लू के सैंज घाटी में ये तबाही के जो निशान है वो देखिए जरा ध्यान से। एनएचपीसी का पार्वती पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहां कुछ भी नहीं बचा है। पावर प्रोजेक्ट को जितना उसका जो कंस्ट्रक्शन का काम था, निर्माण कार्य था, वो सब इस तबाही की भेंट चढ़ गया। और यहां ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये जो एरोज हैं आपको ये समझने में मदद भी कर रहे होंगे। कुल्लू के बाद मनाली की तस्वीरें आपको दिखाता हूं, जहां ब्यास नदी के उफान में कई दुकानें बह गईं। ब्यास नदी में आए फ्लैश फ्लड से भारी तबाही की आशंका है। ब्यास नदी के उफान पर आ जाने की वजह से मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सतलुज नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से NH5 पोवारी शोंगटोंग बैराज के पास सड़क में दरारें आ गई। लाल निशान के ऊपर बह रही पहाड़ी नदियां खतरे को लगातार बढ़ा रही हैं और ऐसे में वहां के लोगों को अतिरिक्त रूप से सावधान रहने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश की तरह देवभूमि उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। चमोली में बादल फटने से कई घरों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन जो तस्वीर पिथौरागढ़ से आई है वो बेहद डराने वाली और सचेत करने वाली है। कैसे अचानक पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिरता दिखाई दे रहा है। देखिए, धारचूला लिपुलेख सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों की बारिश अचानक होने लगी। यहां उस समय किस तरह की आवाज आ रही थी, सुनिए जरा।
भूस्खलन का एक खौफनाक मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस लैंडस्लाइड की वजह से आदि कैलाश का रास्ता बंद हो गया। सड़क से मलबे को हटाने का काम अब किया जा रहा है। उत्तराखंड से पहाड़ दरकने की एक और तस्वीर लेकिन आपको इस बीच देखना चाहिए। केदारनाथ हाईवे पर भी पत्थरों की बारिश हो रही है। बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ से गिर रहे हैं। ये लैंडस्लाइड केदारनाथ हाईवे पर मनकुटिया के पास हुई, जिसके बाद यात्रियों को सोनप्रयाग में ही थाम देना पड़ा। केदारनाथ हाईवे पर कल भी एक जगह लैंडस्लाइड की घटना हुई थी। मौसम की मार की वजह से केदारनाथ धाम जा रहे यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। यात्रा पर रह रहकर उनके इस तरह की घटनाओं की वजह से ब्रेक लगाना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड और उफनती नदियों की वजह से चारधाम की यात्रा कर रहे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी की उफान में आ जाने से गंगोत्री हाईवे के किनारे की सुरक्षा दीवार का करीब 16 मीटर का हिस्सा बह गया। इससे गंगोत्री हाईवे पर कटान का खतरा पैदा हो गया है। सोनगार्ड के पास गंगोत्री हाईवे का करीब 70 मीटर से ज्यादा हिस्सा भागीरथी नदी से कटाव की वजह से प्रभावित हुआ। मॉनसून के आफतकाल की तस्वीरें गुजरात से भी आई हैं। तस्वीरें गिर के जंगल के जमजीर वाटरफॉल की दिखाता हूं आपको। यहां सिंगोड़ा नदी के तेज बहाव में आ जाने की वजह से यहां घूमने आया परिवार फंस गया। 3 घंटे तक फंसा रहा। बड़ी मुश्किल से परिवार को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों ने बड़ी प्रशंसनीय भूमिका निभाई। आपको बता दें कि जमजीर वाटरफॉल गिर के जंगल का एक मशहूर पिकनिक स्पॉट है। मॉनसून के दौरान वाटरफॉल का आनंद लेने गुजरात से बाहर के सैलानी भी यहां पहुंचते हैं। लेकिन बरसात में अचानक जिन जगहों पर पानी पहुंच जाता है, वैसी ही इन जगहों में से ये भी एक है जहां सैलानी पहुंचते तो हैं कि यहां अगर कुछ देर रुकेंगे तो भी पानी आया भी तो उतना टाइम हमको मिल जाएगा कि हम यहां से निकल जाएं। लेकिन कई बार पानी इतने प्रचंड प्रवाह के साथ पहुंचता है कि फिर वो टाइम नहीं देता, पलक झपकते वहां पहुंच जाता है जिस जगह को आप सुरक्षित दूरी समझकर चल रहे होते हैं। यहां रुकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी है, इसलिए कहीं जाइएगा मत।